हेलो बच्चों, तो आज हम लोग डील करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा सा टेढ़ा कॉन्सेप्ट। सर टेढ़ा? जी सर, क्योंकि बच्चों को एक चीज कभी भी डाइजेस्ट नहीं होती कि भाई 4s को पहले क्यों फिल किया जाता है 3d से। एक बात तो ये होगी, बट जब इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं तब भी 4s से पहले क्यों निकलते हैं, फिर वो चीज हमें बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होती कि सर ऐसा कैसे। तो थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आप लोगों को पहली बात ध्यान में रखनी है, बेस्ड ऑन रेडियल नोड। सर ये रेडियल नोड क्या होता है? नोड में आपको ये बता देता हूं, एक ऐसा रीजन जिसपे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 0 होती है, उसको आप किसका नाम देते हैं? नोड का नाम देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट के थ्रू आप थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने पढ़ा होता है, सारे टीचर लोगों ने पढ़ा होता है, दैट इज N+L रूल। तो ये इजी वे में समझ आ जाता है, बट वो डाइजेस्ट नहीं होता, अंदर माइंड के घुसता नहीं है। तो देखो कैसे, हाउ टू कैलकुलेट रेडियल नोड। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है? N-L-1, है ना। N शेल नंबर होता है, ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है, इससे आप थ्योरेटिकली रेडियल नोड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रेडियल नोड कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले 4s में। 4 के लिए n की वैल्यू 4s, L की वैल्यू 0 -1, तो 4s के लिए रेडियल नोड कितनी आती है? तो उसका आंसर क्या है? 3। ओके, तो चलिए इसका डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम देख लेते हैं एक बार। अब ये डायग्राम बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, बट थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें। समझिए कि ये K शेल है, आउटर बाउंड्री को K शेल बोल दीजिए, ये L शेल बोल दीजिए, M और N। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, मैंने 4 शेल बना दिए, K, L, M, N, है ना। तो K शेल में, पहले शेल में सारी जगह पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी थी, सेकंड में सिर्फ बाउंड्री पे आ रहा है। इसका मतलब बीच वाले रीजन में, मतलब K और L के बीच में जो गैप होता है ना बच्चों, उसको भी अपन नोड ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जाता। इलेक्ट्रॉन तो अपने पाथ में घूम रहा होता है, K शेल में घूमेगा, L शेल में घूमेगा, अरे K और L के बीच में जो गैप है ना, उसी को तो नोड बोलते हैं। ओके सर, तो यहाँ पे नोड 3 दिख रही है, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। अब इस नोड से देखो कॉन्सेप्ट बना लेते हैं आप। सर ये जो न्यूक्लियस है ना, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगाना चाहता है 4s इलेक्ट्रॉन के ऊपर। डन, क्योंकि बीच में नोड आ गई। नोड का मतलब खाली जगह आ गई। खाली जगह का मतलब ये वाले खाली जगह ने इस जो प्रोटॉन है ना न्यूक्लियस के अंदर है, जो प्रोटॉन है ना न्यूक्लियस के अंदर है, उसको प्रिवेंट नहीं करा, मतलब शील्ड नहीं करा, उसको रोका नहीं। रोकेंगे तभी जब अंदर सारी जगह पे इलेक्ट्रॉन होंगे। जो बीच में गैप आ गया ना, उसकी वजह से क्या हुआ, Z इफेक्टिव लास्ट तक बहुत अच्छा लग गया। मतलब कहने का मतलब 4s में Z इफेक्टिव बहुत तगड़ा लगता है। अच्छा ऐसा होता है? जी सर। अब ये बात हम लोग 3D में चेक करते हैं। तो इन 3D में रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होगा? N-L-1, 3 N की वैल्यू ये होगी, L की वैल्यू D के लिए कितनी होगी? 2 -1 0। मतलब ओवरऑल 3D में किसी तरह का कोई रेडियल नोड होता ही नहीं है। अच्छा, कोई रेडियल नोड नहीं है? यस। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हर शेल में, के फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, हर जगह पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है। ओके, इसका मतलब इस न्यूक्लियस चार्ज को जो लास्ट पे लगना चाहिए था वो इतना ज्यादा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन ने इसको प्रिवेंट कर दिया, उसके आगे खुद आ गए और लास्ट शेल तक न्यूक्लियर को पहुंचने नहीं दिया। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? रेडियल नोड 0 होने की वजह से इसका Z इफेक्टिव कम हो जाता है। दोबारा से सुनो, रेडियल नोड 0 होने की वजह से इसका Z इफेक्टिव कम हो जाता है, क्योंकि बीच में हर जगह पे इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे और उसने लास्ट वाले शेल को न्यूक्लियस से बचा लिया। ओके, तो इनर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली रिपेल आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, ये बात को समझ लेना। तो इन शॉर्ट क्या बोलेंगे? Z इफेक्टिव 4s का ज्यादा था, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी कम होगी, उसको और खींच लिया गया। तभी तो बोलते हैं 4s की एनर्जी कम होने की वजह से उसको खींच लिया गया और उसको पहले फिल कर दिया गया। तो 1 से लेके 20 एलिमेंट, मतलब जो 19 और 20th एलिमेंट आता है, दैट इज पोटाशियम एंड कैल्शियम, वो 4s में फिल हो चुका है। क्यों? एनर्जी कम थी 3D से, तो उसने फिल कर दिया। तो अनदर कॉन्सेप्ट, पहले तो इसको ये चेक कर लीजिए, N+L रूल, ये सभी ने पढ़ा होता है। 4 + 0 4, सो एनर्जी इधर 4 आ गई और इसके लिए 3 + 2 5 आ गई। ये भी सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट इसमें ज्यादा जोर नहीं लगता है, इजीली वे में समझ लेते हैं भाई इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, इसलिए पहले फिल होगा।
ठीक है, अब फंसता कहां पे, कटायनिक फॉर्म। अरे भाई जब कटायन आ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन भाई 4s से क्यों निकाले, वो तो 3d से निकालने थे। इसमें एक ही लाइन है, इसमें देखो बहुत सारी एनर्जी आ रही है, स्क्रीनिंग इफेक्ट आ रहा है, पेनिट्रेशन इफेक्ट आ रहा है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो अगर आप इसको सिंपल वे में समझो तो मैं एक लाइन में इसका आंसर दे देता हूं। ओके, तो वाई इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम 4s नॉट फ्रॉम 3d, तो इसके पीछे का लॉजिक चेक कर लीजिए, नोट केयरफुली, नोट केयरफुली, व्हेन इलेक्ट्रॉन जस्ट एंटर इन 3d ऑर्बिटल। सर 3d ऑर्बिटल में एंटर कब करेगा, जब वो 4s 20 भर चुका है, अब बारी 21 में इलेक्ट्रॉन की आने वाली है। जैसे ही 3d में एंटर करेगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी, लोअर देन 4s ऑर्बिटल। मतलब स्कैंडियम में जस्ट एंट्री करनी है ना d की, इतना ज्यादा Z इफेक्टिव बढ़ जाता है, उसकी एनर्जी को कम कर देता है। ओहो हो, ये कैसे सर, इसका जब अगर आपको बेस्ट आंसर देना है तो इसके लिए आपको ये वाला पॉइंट रहना चाहिए, स्लेटर रूल। देखो स्लेटर रूल एक ऐसा रूल है जिसने हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर Z इफेक्टिव को कैलकुलेट करके बताया। ओके, तो अगर आपको स्लेटर रूल की नॉलेज है तो ठीक है, नहीं तो मैं एक वीडियो इसके ऊपर भी बना दूंगा। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि अगर एक भी इलेक्ट्रॉन डी में एंटर कर जाता है उस पे Z इफेक्टिव बहुत ज्यादा लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी कम हो जाती है। दैट्स इट। सो Z इफेक्टिव किससे पता चले, स्लेटर रूल। ओके, अब फॉर एग्जांपल जैसे आप स्कैंडियम लिखते हो, ऐसा क्वेश्चन अभी तक कॉम्पिटिटिव में आया नहीं है, सबसे घटिया क्वेश्चन, बट आपका एक छोटा सा स्टेप आपका क्वेश्चन एक गलत करा सकता है। कैसे, स्कैंडियम होता कितना है, Z = 21। हम लोग सारे इसको कैसे लिखते हैं, आर्गन 18, 4s2 पहले फिल कर दिया क्योंकि एनर्जी कम थी। अब बारी देखो किसकी आ गई, 3d1। जैसे ही आपने 3d1 में इलेक्ट्रॉन भरा, Z इफेक्टिव बहुत बढ़ गया था, इसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। जब इसकी एनर्जी ज्यादा होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन जब आपने रिमूव करना है तभी आप किससे करते हो, 4s से करते हो। तो पहले s के इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, फिर d के इलेक्ट्रॉन निकाले जाता है। ओके, तो Z इफेक्टिव का बहुत ज्यादा रोल प्ले है, विच कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ स्लेटर रूल। एक और एग्जांपल देख लीजिए, नॉर्मल आप ये लिखते हो, कुछ नहीं करना, d को पहले लिख दो, s को बाद में लिख दो, क्योंकि d में जितनी फिलिंग होगी, 1 बोल रहा हूं यहाँ पे तो 5 हो गए, इसकी तो एनर्जी और ज्यादा कम आ जाएगी। ओके, तो इस बात का ध्यान रखें। तो इन शॉर्ट आप यही बोलेंगे, एनर्जी 4s की छोटी थी जब d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, और 4s की एनर्जी ज्यादा होगी जैसे ही इलेक्ट्रॉन d के अंदर आना शुरू हो गया। ओके, तो होप आपको इस बात समझ आ चुकी हो। थैंक यू।